अब मेरे साथ दो मेहमान हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण, जानते होंगे देश में बड़ा नाम है और बड़े कवि हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर मनीष जांगड़ा, फाउंडर हैं आप FAIMA के, और संजय सहाय, आप फॉर्मर IPS हैं। डॉक्टर इमरोज़ खान, आप CMO हैं गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली। चारू माथुर, आप AOR हैं सुप्रीम कोर्ट में। हर्ष प्रसाद, हर्ष जो हैं वो वैसे बच्चों की जमात में हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं कि मेरा मार्क्स इतना अच्छा है कि मुझे सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए था, लेकिन रैंक मेरा नीचे चला गया। समीर रमन, ये भी पीड़ित छात्र हैं। 618 बच्चे को है। और बद्री नारायण जी, मेरा सवाल पहले आपसे है। बड़ी उम्मीद के साथ माँ बाप पढ़ाता है, बच्चे सपने देखते हैं डॉक्टर बनने का। इस देश में इज्जत जिन पेशे की बहुत ज़्यादा है उनमें से एक डॉक्टरी का पेशा है, और यहाँ जो धांधली है वो खुले में है, दिखती है। इस सब के ऊपर NTA जो जांच, जो इम्तिहान कराने वाली एजेंसी है, वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ ऐसा। प्रोफेसर बद्री नारायण को कैसा लगता है? देखिए यशवंत जी, आप तो बहुत ही बड़े एंकर हैं और लगातार बहुत अच्छे विषयों को विमर्श में ले आते हैं। मैं एक नागरिक और एक एकेडमिक्स होने के नाते जो स्थितियों को देख रहा हूँ, उसको स्थितियों को देखने के दो पक्ष हैं, दो पोजीशन है। एक पोजीशन है कि इसको एक तरह से बहुत ही निगेटिव या वरी या एक तरह का जो एंजाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो भी एक है। दूसरा है कि ये देखें कि ये जो घटना हुई है वो एक NTA, आपको पता होगा कि NTA ने लंबे समय तक, यानी जब से शुरू हुई है, एक रिस्पॉन्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम के रूप में अपने को इवॉल्व करने की कोशिश की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सफल है, कोशिश की है, और कई भाषाओं में उन्होंने एग्जामिनेशन कराया। इस बार 4,47,700 के आसपास केंद्रों पर एग्जाम कराए, गाँव तक ली गए, कई भाषाओं में ली गए, ये सारा किया। लेकिन ये जो आपको पता है कि ये जो पूरा एक जो दलालों का एक वर्ग है, एक शिक्षा माफिया का वर्ग है, कोचिंग माफिया का वर्ग है, ये इस पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं छेद करके घुसना चाहते हैं और वो घुसने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपने देखा होगा, मैं भी फॉलो करता हूँ आपकी तरह एक्सपर्ट प्रधानमंत्री जो, और लगातार कई इंटरव्यूज में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और ये सरकार ने बार बार अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है कि छात्रों के भविष्य के साथ हम कोई भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और हम जहाँ भी कहीं एक दो जगह जहाँ भी इस तरह के केसेस आए हैं अनियमितता के, उसको हम बहुत कड़े ढंग से हैंडल करेंगे। और छात्रों को कभी कहीं से भी चिंता मुक्त होने की उन्होंने बात कही है, चिंता से बचाने की कोशिश की है, और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी का वादा किया है। मुझे लगता है कि अभी पिछले दिनों आपने देखा ही होगा कि उन्होंने अपने यहाँ मुलाकात की छात्रों से अपने ऑफिस में, और उनसे अभिभावकों से बात की, और उन्होंने कहा कि हम अपनी चिंताओं का शमन करेंगे, लेकिन जिसमें जो बाहरी तत्व यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो पूरा जाल है जो लगा हुआ है, उनसे हमें इतराज है, और उनको हम ये भी एक इशारा है प्रोफेसर बद्री नारायण का कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चलाते हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि मेरे यहाँ से इतने बच्चे, मेरे यहाँ से इतने बच्चे, तो वो भी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए अपने बच्चों की तादाद क्वालिफाइड बच्चों में बढ़ाना चाहते हैं, वो भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर बद्री नारायण की इस बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ कि ये परीक्षा माफिया, शिक्षा माफिया, दलाल, ये दरअसल एक धंधा नहीं हो गया, एक पेशा हो गया है। लोग उसको तलाशते हैं कि कहीं वो मिल जाए, उसके बाद मेरे बच्चे का कल्याण करवा दें। जो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, जिस बाप के पास बहुत पैसे हैं, अपने पैसों के बूते अपने बच्चे का करियर संवारने या फिर उसको मजबूत करने का इंतज़ाम वो करता है, और उस इंतज़ाम का एक बड़ा हथियार, औजार इस तरह के माफिया हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर मनीष जांगड़ा, ये स्थितियाँ थोड़ी विस्फोटक और ख़तरनाक हो चली हैं। क्यों बच्चा कोई पढ़ेगा, और क्यों माता पिता कहेगा कि आप पढ़ो, आप लगन से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, इम्तिहान दो, अच्छा मार्क्स ले आओ। अच्छा मार्क्स लाने के बाद भी उसको सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है।
देखिए सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग योर शो। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जो ये समस्या पेपर लीक की चली आ रही है, बहुत सालों से चली आ रही है। मतलब मैं खुद 2012 में अपियर हुआ था पीएमटी के लिए। उससे पहले भी मैंने बहुत किस्से सुने हैं कि बहुत लोग इस 2 नंबर के तरीके से इस एग्जाम में एंट्री कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे कितने लोग पकड़े गए हैं, और आप देखेंगे कभी इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आज से 5 साल बाद भी वही लोग पकड़े जा रहे हैं इन सब एग्जाम में, जो एक बार पहले पकड़े गए हैं। वो कभी टेट के एग्जाम में पकड़े जाते हैं, कभी बीपीएससी के एग्जाम में पकड़े जाते हैं, कभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पकड़े जाते हैं, और कभी वो नीट के एग्जाम में पकड़े जाते हैं। वही सेम एक ही तरह के गिरोह हैं जो बार बार एक ही एग्जाम में पकड़े जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो रीजन है इनके पनपने का ये है कि जब वो पहली बार पकड़े जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनको क्या होता है कि बहुत लोगों को मैं ऐसे जानता हूं, मैं अनऑफिशियली आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग बहुत पहले पकड़े गए थे और वो सीबीआई में या इधर उधर क्लीन चिट लेके आए हुए हैं, मतलब उन्होंने क्राइम किया है। क्योंकि ऊपर ऑफिशियल इतने भ्रष्ट बैठे हुए हैं कि वो लोग पैसे लेके इनको छोड़ भी देते हैं, और छोड़ने के बाद फिर वो दोबारा इस धंधे में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो डॉक्टर बनके बहुत पेशेंटों की जान के साथ खेल चुके हैं, जो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं और 5-5, 6-6 साल तक उनकी एमबीबीएस की डिग्री पूरी नहीं हो पाती, वो फर्स्ट ईयर पास नहीं कर पाते। वो लोग आज धीरे धीरे करके जैसे तैसे करके 10-15 साल में अपनी एमबीबीएस पूरी करते हैं, और फिर वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं जाके, और पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो सरकार की है। सरकार ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। अभी भी आप खुद देख लीजिए, एनटीए के सामने कितने सबूत, कितने प्रूफ आ गए हैं, लोग पकड़े गए हैं, उसके बावजूद एनटीए सिरे से नकार रही है। हमारे हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर इसको सिरे से नकार रहे हैं। ऐसे हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ऐसी हमारी एनटीए ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सेप्ट करने तक को तैयार नहीं है। मतलब ऐसे लोग अगर कल को डॉक्टर बनेंगे, खुदा ना खास्ता किसी और का ट्रीटमेंट करे और उसकी कुछ हो जाए उसके साथ, तो कौन जिम्मेदार होगा? इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बच्चों ऐसे की- डॉक्टर जिनको हाँ। आप कहते हैं कि ये मुन्ना भाई एमबीबीएस हैं, इन्हीं डॉक्टर्स को उन लोगों का इलाज करना चाहिए जिन लोगों ने इनको पिछले दरवाजे से मेडिकल कॉलेज में एंट्री दिलवाई है। संजय सहाय साहब, आप पुलिस ऑफिसर हैं और जांगड़ा साहब एक बड़ा वाजिब से सवाल उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि व्यवस्था ही षड्यंत्र का शिकार है। वैसे लोग जो इस तरह का धंधा कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से करते हैं, सामने आते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर उसी पेशे में लग जाते हैं। जैसे लगता है कि वो कोई कामधेनु हो गए हैं, उनको दूहते रहिए। तो ये जो पकड़ने का, अंदर डालने का, फिर छोड़ने का जो एक सिलसिला चलता रहता है, ये एक बड़ी साजिश है कि पकड़ो, उससे कुछ दूहो, फिर छोड़ो, फिर वो धंधा करेगा, फिर कुछ पैसा दे करके जाएगा। ये स्थितियां तो बहुत जहरीली हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थितियां बहुत ही जहरीली हैं, और अगर इसको देखा जाए कि छोटे छोटे केसेस के तौर पे इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पे देखना चाहिए। दिस शुड बी टेकन एज अ कैंसर टू द सोसाइटी, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इसको भी उसी में सम्मिलित करना चाहिए। और जो आपको टेररिस्ट और उस तरीके के केसेस में जो एक्शन लिया जाता है, वो एक्शन इन पे भी लेना चाहिए। अभी पटना वाले केस में जो पकड़ा गया, उसमें एक आदमी बीपीएससी पेपर लीक में भी इन्वॉल्व था। तो ये हुआ कि इन पे क्या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हो सकती है, और एनटीए और एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनकी जवाबदारी है कि इन पे भी एक्शन हो। जब फाइनेंशियल केसेस होते हैं उस समय जो कंसर्न एजेंसी है, चाहे आरबीआई हो, बैंक हो, रेगुलेटरी एजेंसी हो, फॉलो करते रहते हैं क्रिमिनल केसेस। लेकिन यहाँ कोई फॉलो करने वाला नहीं है। जब उनकी आंख पे भी सब दिखाया जाता है तो वो मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनकी जवाबदारी क्या है? उनकी जवाबदारी एग्जाम कंडक्ट करना जैसे तैसे उनकी जवाबदारी नहीं है। उनकी जवाबदारी है शुरू से अंत तक, टिल द टाइम द लास्ट कैंडिडेट इज फुली सेटिस्फाइड, वहां तक उनकी जवाबदारी है। लेकिन हो क्या रहा है कि वो एक पार्टी हो गए हैं, एनटीए और स्टूडेंट्स, वो फाइटिंग पार्टीज हो गए हैं, और जुडिशियरी बीच में आ रही है। ये एनटीए की जवाबदारी है कि शुरू से अंत तक दे हैव टू सेटिस्फाई एवरीबॉडी। और बीच बीच में तो ग्रेस मार्क्स का मुद्दा हो गया और एक दो मुद्दे जिस पे वो आ रहे हैं, उससे दूर बहुत और भी जेनरिक इश्यूज हैं। क्यों? रैंक इन्फ्लेशन कैसे हुआ? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैंक इन्फ्लेशन एक कई साल सवाल में है। 186%। उसके बाद हर एक चीज का डेटा है। आज के तारीख में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका डेटा नहीं है। एंड मोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हम लोगों ने भी जिंदगी में बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं। एवरी सिंगल डेटा इज देयर। वो डेटा आज एनालिटिक्स से कनेक्ट हो सकता है कि अगर एक दिन या 2 दिन एग्जाम का टाइम पीरियड, वो जो आपका एप्लीकेशन भरने का टाइम एक्सटेंड किया गया, तो उस समय कौन से कैंडिडेट्स आए। और अभी जो आप बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ और झारखंड और वहां जाके गुजरात में एग्जाम लिया, आते हैं सर, ये आप रैंक्स कितने सवाल हैं। अभी कह रहे हैं कि रैंक कितना कितना इतना बढ़ गया।
इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, जैसे उदाहरण के तौर पर 620 से लेकर 720, हाईएस्ट मार्क्स 720 है, उससे 100 नंबर कम 620। इसके बीच में एवरेज पिछले कई सालों में 2023 में 13,111 बच्चे थे, इस बार उनकी तादाद 58,000 है। आप समझिए कि 3.5 गुना ज़्यादा। अचानक इतने टैलेंटेड बच्चे कहाँ से आसमान से उतर करके आ गए क्या? पूर्णिया के एक एग्ज़ाम सेंटर में, पटना सुनाया मैंने आपको, पूर्णिया सुनाया, पूर्णिया में 400 लोग पकड़े गए थे। अब मैं आपको उस बच्चे से सवाल करता हूं, जो बच्चा अभी हमारे साथ बैठा हुआ है। ये वो बच्चे हैं जो 600 से ऊपर लेकर चलने। सीएमओ साहब के पास चलूं उससे पहले मैं इन बच्चों के साथ बात करना चाहता हूं। जो बच्चा हमारे साथ बैठा हुआ है, नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन समीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। यस सर। समीर, आपका स्कोर कितना है? आपको सर मेरा स्कोर 618 है और मैं 4 साल से बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ नीट के लिए, और इस साल जाके मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद 618 मार्क्स लाए। और पिछले साल भी मैंने दिया था और पिछले साल मेरे मार्क्स कम थे, लेकिन पिछले साल जो रैंक था 618 मार्क्स पे दूसरे लोगों का, वो 20,000 रैंक था, जो कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन इस साल सर 618 मार्क्स पे मेरे रैंक जो बन रहा है वो 60,546 है। तो अचानक पिछले से साल कितना था? 40,000 पिछले साल कितना बताया आपने? पिछले साल जो इसी मार्क्स पे पिछले साल जो रैंक था 618 पे, वो 20,000 रैंक थी। लेकिन इस साल देखो सर, इस साल 618 मार्क्स पे 60,000 रैंक है। तो ये अचानक से 40,000 बच्चे का हर्ष, आपका स्कोर कितना है? आपका रैंक क्या है? सर मेरा 627 नंबर था और इस बार रैंक 51,000 आ गई है, और ये कुछ 15,000 के आसपास हुआ करती थी पिछले साल अगर यही नंबर आता। अब देखो आप, ये दो बच्चे बैठे हुए हैं, 618। पिछली बार 20,000 बच्चे थे इस पर, इस बार 3 गुना लगभग हो गया, 627 या 24। मतलब आप देखें, रैंक 3 गुना ज़्यादा हो गया। अब इस 3 गुना ज़्यादा का मतलब क्या है? इस देश में एमबीबीएस करने के लिए जितने प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें सरकारी कॉलेजेस में जो संख्या है 44-45 हज़ार के आसपास रहती है। यानी कि 44-45 हज़ार के दायरे में आप आते हैं तो आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अपने मम्मी पापा का आप लाख रुपया लगाएंगे और आप पढ़ जाएंगे 5 साल में मैक्सिमम 5 लाख रुपए। लेकिन इसके